और चलिए तमाम खबरें अब आपको विस्तार से बताते हैं। मास्को से गोवा आ रही रूसी एयरलाइंस अजूर की फ्लाइट में सोमवार रात को बम होने की सूचना मिली और इसके बाद गुजरात के जामनगर में फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। बम निरोधक दस्ता, गुजरात पुलिस और फायर ब्रिगेड एयरपोर्ट पर मौजूद रहे और 244 यात्रियों और क्रू मेंबर्स को फ्लाइट से उतार लिया गया है। एयरपोर्ट पर इंतजार वो कर रहे हैं। एनएसजी की एक टीम फ्लाइट की चेकिंग कर रही है। वहीं दिल्ली से एनएसजी की एक और टीम जामनगर के लिए रवाना हुई है। जांच के बाद एनएसजी की टीम बताएगी कि फ्लाइट उड़ान भरेगी या नहीं। ईमेल के जरिए बम होने की खबर मिली और उसके बाद पूरे विमान को खाली कराया गया। जांच की गई। एनएसजी की टीम मौके पर पहुंची और विमान की जांच अब लगातार हो रही है। दिल्ली से पहुंच रही थी एनएसजी की टीम जो कि पहुंची और उसके बाद विमान को खाली कराया गया। लखनऊ से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। शिक्षक स्नातक एमएलसी के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जारी की है 3 प्रत्याशी की लिस्ट। मौजूदा 3 एमएलसी पर फिर विश्वास दिखाया गया है। बरेली मुरादाबाद से जयपाल सिंह व्यस्त प्रत्याशी बनाए गए हैं। कानपुर उन्नाव से अरुण पाठक को टिकट दिया गया है। झांसी प्रयागराज से बाबूलाल तिवारी प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो बीजेपी ने यहां पर जारी की है 3 प्रत्याशियों की लिस्ट। बरेली मुरादाबाद कानपुर उन्नाव। और बातचीत करने के लिए संकेत मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संकेत, बदलाव नहीं दिखा है यहां पर। 3 नाम प्रत्याशियों के सामने आए हैं। और भी प्रत्याशियों के नाम सामने आने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक और स्नातक एमएलसी की 5 सीटें हैं। उन 5 सीटों के सभी 5 के नामों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने कर दिया है और उसमें से 3 ऐसे प्रत्याशी हैं जो कि मौजूदा एमएलसी हैं, यानी कि उनको रिपीट किया गया है, उनको दोबारा फिर से मौका दिया गया है। उनमें बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक क्षेत्र से जयपाल सिंह व्यस्त है, कानपुर उन्नाव से अरुण पाठक है, वहीं गोरखपुर फैजाबाद स्नातक खंड से देवेंद्र प्रताप सिंह है। ये 3 एमएलसी ऐसे हैं जिनको दोबारा प्रत्याशी बनाया गया है। ये पहले भी एमएलसी भारतीय जनता पार्टी के थे। वहीं दूसरी तरफ मौका दिया गया है वेणुरंजन भदौरिया और झांसी प्रयागराज स्नातक क्षेत्र से बाबूलाल तिवारी को प्रत्याशी बनाया गया है। ऐसे में 5 एमएलसी की सीटें हैं और 5 पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। दरअसल 12 नामांकन की आखिरी तिथि है, 30 को मतदान होना है। अब भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि इन सभी सीटों को मजबूती से जीता जाए। यही वो वजह है कि बीजेपी ने तमाम जो अभियान है उनकी शुरुआत पहले से ही कर दी थी। प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी संगठन ने इन एमएलसी चुनाव की तैयारियां कर दी थी। तमाम जो जिला स्तर पर प्रभारी थे वो उनकी बैठकें शुरू हो गई थी। तो ऐसे में बात साफ है कि भारतीय जनता पार्टी इन सभी 5 सीटों को जीतना चाह रही है और यही वो वजह है कि 3 बिल्कुल संकेत, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के साल 2023 के एग्जाम 16 फरवरी से शुरू होंगे। एग्जाम की डेटशीट जारी कर दी गई है और हाई स्कूल की परीक्षाएं 3 मार्च और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 4 मार्च तक चलेंगी। प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने इसकी जानकारी दी है। एग्जाम 2 पालियों में होगा। रोजाना सुबह 8 बजे से 11:15 पर और दोपहर 2 बजे से लेकर 5:15 तक ये एग्जाम रहेंगे। बोर्ड परीक्षा में इस बार 58,67,398 छात्र रजिस्टर्ड हैं। इनमें हाई स्कूल के लिए 31,16,485 और इंटरमीडिएट के 27,50,913 छात्र हैं। सर्वेश दुबे फोन लाइन पर मौजूद है ज्यादा जानकारी के लिए। सर्वेश, तारीखों का ऐलान भी हो गया था और यूपी बोर्ड के एग्जाम को लेकर पूरा स्केड्यूल भी जारी कर दिया गया है। कितने बजे एग्जाम होंगे? देखिए, यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 14 फरवरी से शुरू होंगी और 4 मार्च तक चलेंगी। 2 पालियों में परीक्षा होगी। हाई स्कूल की परीक्षा 13 कार्य दिवसों में और इंटरमीडिएट की परीक्षा 14 कार्य दिवसों में होगी। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि 2 पालियों में ये परीक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी। यानी होली के पहले 4 मार्च को सभी परीक्षाएं पूरी हो जाएगी। यूपी बोर्ड ने 2 दिन पहले ही प्रैक्टिकल परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है और 21 जनवरी से प्रैक्टिकल की परीक्षाएं भी 2 चरणों में आयोजित की जाएंगी।
तो यूपी बोर्ड की परीक्षा को लेकर शेड्यूल भी अब जारी हो गया है। जी ठीक है सर्वेश, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो लगातार स्केड्यूल भी आपको हम बता रहे हैं, 16 फरवरी से ये परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। यूपी बोर्ड ने डेटशीट जारी कर दी है। आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टर्स समिट के लिए उत्तर प्रदेश के मंत्रियों का घरेलू रोड शो जारी है। आज चेन्नई में मंत्रियों ने जिस तरीके से व्यापारियों के साथ संवाद भी रखा है और कल जिस तरीके से हमने देखा कि चेन्नई में मंत्रियों ने रोड शो किया, इसे सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया था। चेन्नई के रोड शो से उत्तर प्रदेश में 9,000 करोड़ के प्रस्ताव निवेश का मिला है। दक्षिण के उद्योगपतियों ने यूपी में इन्वेस्ट करने की रुचि जताई है। इस रोड शो में कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना के साथ साथ मंत्री असीम अरुण 11% की दर से बढ़ी है। आज उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की वजह से आज लाल किले पर जय हिंद शीर्षक से लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया जाएगा और इसमें नए अवतार में 7वीं शताब्दी से लेकर आज तक के भारत का इतिहास और वीरता की नाटकीय प्रस्तुति होगी। गृह मंत्री अमित शाह इसका उद्घाटन करेंगे। 1 घंटे तक चलने वाले लाइट एंड साउंड शो जय हिंद को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें मराठों के उदय, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय राष्ट्रीय सेना के उदय और आईएनए के परीक्षणों सहित भारत के इतिहास के प्रमुख प्रसंगों को जीवंत किया जाएगा। लगभग 5 साल के बाद लाल किले पर लाइट एंड साउंड शो नए सिरे से शुरू हो रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने पहले ही 4 संग्रहालय खोले हैं, जिनमें यादें जलियां संग्रहालय, 1857 पर संग्रहालय, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम, आजादी के दीवाने और लाल किले में नेताजी सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय शामिल है। अब नया लाइट एंड साउंड शो दर्शकों के बीच होगा, देशभक्ति के गौरव को और ज्यादा मजबूत करेगा। इस लाल किले को बनवाया था मुगल कोई सूफी। आगे बढ़ते हैं। वाराणसी में जिस गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री मोदी असम के डिब्रूगढ़ के लिए रवाना करेंगे, उसकी शानदार तस्वीर सामने आई है। गंगा विलास क्रूज आज वाराणसी पहुंचेगा। कल कोहरे की वजह से क्रूज को गाजीपुर के आगे चंदौली के दानापुर स्थित अमादपुर गांव में रोक दिया गया था, जिसे फिर इसे वाराणसी के लिए रवाना किया जाएगा। वाराणसी में सबसे पहले रामनगर, फिर रविदास घाट पर क्रूज को लगाया जाएगा, जहां से 13 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर क्रूज को डिब्रूगढ़ के लिए रवाना करेंगे। स्विस मेहमानों को लेकर क्रूज काशी आ रहा है। 13 जनवरी को क्रूज वाराणसी से चलकर बांग्लादेश होते हुए डिब्रूगढ़ पहुंचेगा। इस दौरान करीब 4000 किलोमीटर की यात्रा क्रूज से तय होगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर आपको गाजियाबाद से बताते हैं, जहां पर ऑटो चालक की मौत के मामले को लेकर पुलिस की पिटाई से मौत का आरोप यहां पर अब लगा है। 3 पुलिसकर्मियों पर नामजद एफआईआर, चौकी इंचार्ज और 2 सिपाहियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। इंदिरापुरम थाने में दर्ज हुआ है मुकदमा। तो ऑटो चालक की मौत का ये मामला है। अब इस पूरे मामले को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है। चौकी इंचार्ज और 2 सिपाही पर एफआईआर दर्ज की गई है। आगे बढ़ते हैं। गाजीपुर के उसरी चट्टी कांड में आज माफिया मुख्तार अंसारी की गवाही होगी। इस दौरान गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट में माफिया ब्रजेश सिंह से मुख्तार अंसारी का आमना सामना हो सकता है। बता दें कि साल 2001 में मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमला हुआ था। इसमें 3 लोगों की मौत हुई थी। इस मामले में ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी वादी है। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट से ब्रजेश सिंह को जमानत मिल चुकी है। एक बार फिर इसी मामले पर गवाही के लिए मुख्तार को गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां इस मामले के आरोपी माफिया ब्रजेश सिंह से उसका आमना सामना होगा। तो आज मुख्तार की गवाही होगी और ब्रजेश सिंह और मुख्तार का आमना सामना माना जा रहा है कि होगा। अहम दिन इसे माना जा रहा है। उसरी चट्टी कांड में ये बड़ी गवाही आज होनी है। ब्रजेश सिंह से आमना सामना होगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं।
2001 में मुख्तार पर हमला हुआ था, बुलेट प्रूफ जैकेट दी जाए, ये भी यहां पर गवाही से पहले मुख्तार की डिमांड है। तो ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन पर केस हुआ था। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आगरा में पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया है। दरअसल यहां पर पुलिस कमिश्नर जन सुनवाई कर रहे थे और तभी एक 80 साल की बुजुर्ग महिला कांपते हुए उनके सामने पेश हुई। महिला ने आपबीती सुनाई तो कमिश्नर ने तत्काल एक्शन लिया। पुलिस ने जीप से महिला को घर तक पहुंचाया और वहां पर बेटे को हिदायत देकर घर में एंट्री दिलाई। मामला थाना नाई की मंडी का है। बुजुर्ग महिला के मकान से उसके बेटे और नाती ने ताला उसके मकान में लगा दिया था। निराश होकर आखिर बुजुर्ग मां अपने बेटे की शिकायत लेकर पुलिस कमिश्नर के पास पहुंची। जन सुनवाई में कमिश्नर की नजर जब बुजुर्ग महिला पर गई तो उन्होंने आने का कारण पूछा। महिला ने बेटे और नाती की सारी कहानी बताई। इसके बाद सम्मान के साथ पुलिस जीप से उन्हें घर तक भेजा। आगे बढ़ते हैं। कुशीनगर में चूल्हे की चिंगारी से लगी भीषण आग, करीब 10 झोपड़ियां जलकर राख हो गईं। खाना बनाते समय लगी थी आग, कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया गया। रामकोला थाने के धनौची गांव की यह घटना है। महोबा के शहर कोतवाली इलाके के किदारी गांव में बर्थडे पार्टी में बाल बालाओं ने डांस किया, जिसमें तमंचा लेकर एक युवक ने जमकर ठुमके लगाए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जब इस मामले को लेकर पुलिस अधिकारियों ने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने आरोपी की जल्द गिरफ्तारी का दावा किया। गाजीपुर पुलिस ने 1 करोड़ की हेरोइन के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तस्करों में एक बाराबंकी जबकि 2 गाजीपुर के रहने वाले हैं। ये शातिर मादक पदार्थों की तस्करी के गोरख धंधे में लंबे अरसे से लिप्त थे। अब पुलिस पकड़े गए तस्करों के नेटवर्क को खंगाल रही है। बता दें कि टीम ने सदर कोतवाली क्षेत्र के जमानिया मोड़ से इस खेप को पकड़ा है। 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है जो अवैध मादक पदार्थों को बनाते भी थे और उन्हें बाजार में अपना ग्राहकों तक पहुंचाते भी थे। इनके पास से क्रूड माल, कुछ केमिकल जिसके द्वारा ये बनाते थे और कुछ तैयार माल, करीब 1 किलो से ज्यादा हेरोइन मिली है इनके पास से। मैनपुरी पुलिस और एसओजी की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। टीम ने 66 लाख रुपए के माल के साथ 3 शातिरों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके पास से 2 तमंचों के साथ भारी मात्रा में कारतूस बरामद किया। दरअसल 30 दिसंबर को शातिरों ने सरसों के तेल के ट्रक को लूट लिया था। जैसे ही ट्रक मैनपुरी जनपद के NH2 पर पहुंचा तो बदमाशों ने ड्राइवर और क्लीनर को बंधक बनाकर लूटपाट की थी। इसके बाद पुलिस ने मामले को सुलझाने के लिए 5 टीमों का गठन किया। में लगातार प्रयास करके 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से लूटा गया ट्रक और वो 30 लाख रुपए का सरसों का तेल, साथ ही एक होंडा सिटी गाड़ी जिससे इन्होंने लूट की घटना कारित की थी और घटना में प्रयुक्त ट्रैक्टर ट्राली ये बरामद हुआ है। अभी इनके 6 साथी और फरार हैं। साथ ही एक लोडर गाड़ी जो इसमें इस्तेमाल किया गया था। जोशीमठ में लगातार भू धसाव जारी है। CBRI यानी सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की टीम भी जोशीमठ पहुंची। यहां खतरनाक हो चुके मकानों पर लाल रंग से निशान लगाया जा रहा है और उनसे लोगों को निकाला जा रहा है। टीम ने यहां पर 2 होटल मलारी इन और माउंट व्यू का निरीक्षण किया। टीम ने होटल पर क्रॉस का निशान लगा दिया है। अब इन दोनों होटलों को मैकेनिकल तरीके से ध्वस्त किया जाएगा, इससे दूसरे और भवनों में कोई नुकसान न हो। माना जा रहा है कि होटलों को तोड़ने का काम आज से ही शुरू हो सकता है। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।